कितना बड़ा पर्दा है और कितनी सारी संदूकें हैं यहाँ पर। लगता है खजाना है कोई। वो तो खोलने पर ही पता लगेगा। तभी हिमानी देखती है कि हर्षित के पीछे एक साया उमड़ रहा है और हिमानी जोर से चीख मारती है, आह! ये क्या है तुम्हारे पीछे? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। हर्षित जैसे ही घूमता है वो साया गायब हो जाता। मैंने अभी तुम्हारे पीछे एक साया देखा। अच्छा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं, सच में मैंने एक साया देखा। अरे यहाँ पर जगह जगह आग जल रही है, तो परछाई पड़ रही होगी ना मेरी। नहीं नहीं, वो बहुत अलग था। वो तुम्हारी परछाई नहीं थी। ओहो, तुम रहने दो। तुम जब से महल में आई हो डर ही रही हो, इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। वहीं सागर और याशिका महल के दूसरे बहुत से बड़े कमरे में घूम रहे थे और वहाँ भी बहुत सी किताबें और कुछ पुरानी कीमती सामान थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये कमरा किसी रानी राजा का था या कोई स्टोर रूम? हाँ, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा है। न जाने क्या है, लेकिन पहले जमाने में भी स्टोर रूम होते थे क्या? हाँ, तुम भी कैसे पागलों वाली बातें करती हो। सब होता था पहले भी। हाँ, फिर तो ये स्टोर रूम ही लग रहा है। तभी तो सामान से भरा हुआ है और साथ में इतना बड़ा भी है। चलो आज एक एक सामान, एक एक अलमारी सब खोल कर देखते हैं। आखिर कैसे रहते थे राजा महाराजा, क्या क्या रखते थे। हाँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। यहाँ कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। वहाँ उन्हें आगे जाने पर 3 बड़ी संदूकें दिखाई देती है। ओह यार, देखो कितनी बड़ी संदूकें हैं। हाँ, लगता है इसमें कोई खजाना है। हाँ, फिर तो हम बहुत ही अमीर बन जाएंगे, सब लूट कर ले जाएंगे। हाँ हाँ, हम तो चोरी करने ही आए हैं। जस्ट किडिंग। चल इनको खोल कर देखते हैं, आखिर क्या है इनमें। वहीं हिमानी और हर्षित अभी कमरे में सब देख रहे थे कि अचानक उस कमरे के पर्दे में आग लग जाती है और सारा सामान आग की चपेट में आने से सब धू धू करके जलने लगता है। दोनों चिल्लाने लगते हैं, भागो, यहाँ तो आग फैल रही है। जल्दी चलो बाहर, न जाने कैसे आग लग गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगा दी हो, वरना कैसे लगती। हर्षित और हिमानी भागते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि कमरे का सारा सामान जल रहा था। जल्दी चलो, हमें सागर और यशिका को भी बताना होगा। तभी अपने सामने वाले गलियारे में दोनों देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा है। वो दोनों डर के मारे चीखे मारने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये साया तो उससे भी बड़ा और डरावना है। ये तो किसी इंसान का साया नहीं लग रहा है। हमें इस महल से निकलना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। तभी महल में हर तरफ से हंसने की तेज आवाजें आने लगती है। हे भगवान, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो दोनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं और वहीं सागर और यशिका ने जैसे ही संदूक खोली, उनमें से इंसानों के बहुत सारे कंकाल थे। वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं और भागते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? क्या देखा तुमने? चलो यार, यहाँ से चलो। तुम दोनों भी काफी डरे हुए हो, क्या हुआ है? हमें जल्दी से इस महल से जाना होगा, यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ है। उस माली ने सही कहा था, यहाँ इंसान नहीं भूत है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। वहाँ उन संदूकों में इतने सारे इंसानों के कंकाल है और ऊपर महल के कमरे में अपने आप आग लग गई। और वहाँ हमने इतना बड़ा काला साया भी देखा। जल्दी बाहर चलो। घबराते हुए चारों महल से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी महल का दरवाजा अपने आप, हम सब अंदर फंस गए हैं। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। महल में इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, किसी खिड़की से भाग चलते हैं। जल्दी चलो। वो लोग हर खिड़की पर जाते हैं, लेकिन अचानक सारी खिड़कियाँ भी बंद हो जाती है। वो चारों बहुत डर जाते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उस माली ने ही किया है, उसी ने दरवाजा बंद किया होगा। इसके बाद माली बाबा सबको महल की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। 55 साल पहले महल के राजा अंगराज में बहुत घमंड था, लेकिन वो अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजकुमारी भानुकला अपने पिताजी अंगराज के पास जाती है। पिताजी, आज मैं शिकार पर जाना चाहती हूँ, सिपाही चंद्र को मेरे साथ भेज दीजिए। हाँ पुत्री, अब तो तुम शिकार में माहिर हो गई हो, पर फिर भी ध्यान रखना, चंद्र तुम्हारी सहायता करेगा। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। भानुकला और चंद्र शिकार के लिए जंगल में चले आते हैं और तभी मौका पाकर भानुकला चंद्र को गले से लगा लेती है। अरे राजकुमारी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ओ, अब बस भी करो, अब यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई हम पर नजर ना रख कर बैठा हो।
आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पहली बार आपके गले लग रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है हमारा प्यार तो 4 साल पुराना है, लेकिन सावधान भी तो रहना पड़ता है ना। लेकिन अब तो पिताजी मेरे विवाह की बात भी करने लगे हैं। अब कितने दिन छुपाना है ये सब? विवाह? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, मुझे किसी और की बनना भी नहीं है। कुछ सोचो ना, शिकार का तो बहाना था, असल में मैं तो आपसे बात करने आई थी। अगर मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा तो वो विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। आखिर मैं उनके लिए तुच्छ सिपाही हूँ। तो हम भाग चलते हैं, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन पकड़े गए तो मौत को गले लगाना पड़ेगा। जीते जी मेरा विवाह किसी और से हो गया तो भी तो मौत को गले लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप ही की होकर मैं मौत को गले से लगा लूं। तो ठीक है, मैं जल्दी इस बारे में कुछ योजना बनाता हूँ। असल में सिपाही चंद्र और राजकुमारी भानुकला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दुनिया की नजरों से दूर थे। आज का वादा याद है ना आपको? हाँ, मुझे याद है। रात को सबके सोने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। देर मत करना, मैं रात भर आपका इंतजार करूंगी। पहले कभी देर की है जो अब करूंगा। बस जल्दी से विवाह कर लेते हैं, फिर छुपना छुपाना बंद होगा। ठीक है, बस कुछ दिन और इंतजार करो। चंद्र काफी बार रात के वक्त चुपके चुपके राजकुमारी भानुकला से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता था। अंगराज ने भानुकला के लिए एक राजकुमार ढूंढ लिया था, लेकिन एक रात मौका पाकर भानुकला और चंद्र महल से भाग गए और दूर किसी घर में रहने लगे। राजकुमारी जी, आपके लिए महल तो नहीं बना सकता, बस ये छोटा सा घर ही है। आपके साथ तो मैं इस घर में भी खुश रहूंगी, वरना तो वो महल भी कोठरी जैसा लगता था। यहाँ से चंद्र और भानुकला की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वहीं महल में हाहाकार मच गया था। मेरे खास सिपाही चंद्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरी पुत्री ने भी। उन दोनों को जल्दी से ढूंढो और मेरे सामने लाओ। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने सारे सिपाहियों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया है। वो दोनों जहां चाहे भी छुप लें, जल्दी पकड़े जाएंगे। मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए, किसी भी हाल में। उनकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है, सिर्फ मेरे हाथों। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। राजा अंगराज ने सिपाही चंद्र और अपनी पुत्री भानुकला को ढूंढने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना लिया था। वहीं चंद्र को खबर मिली कि राजा ने उसे ढूंढने के लिए हर तरफ सिपाही भेजे हैं और वो काफी परेशान था। क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं? हाँ भानुकला, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए हर जगह सैनिक भेज रखे हैं। हे ईश्वर, अब तो ऐसा कुछ न हो। अब मेरे शरीर में ये नन्ही सी जान भी पल रही है। हमें कुछ भी करके खुद का बचाव करना होगा। तुम चिंता मत करो भानुकला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे ही क्यों, खुद को भी कुछ मत होने देना। आपके बिना मेरा क्या होगा? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय किया है। उपाय? मैं कुछ समझी नहीं। तभी चंद्रभान उसे घर के कमरे में लेकर जाता है और वहाँ जमीन पर छोटा आसन बिछा था। ये देखो, इस आसन को हटाओ। लेकिन यहाँ क्या है? भानुकला जैसी आसन उठाती है, नीचे एक छोटा दरवाजा। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए जमीन में कोठरी बनाई है। जब भी कोई मुसीबत आएगी, तुम बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर छुप जाओगी। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन आप भी मेरे साथ आइए। हाँ, मैं भी आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें छुपना होगा, हमारी संतान की खातिर। ठीक है। आखिर कुछ महीनों बाद राजा के सिपाही उनके ठिकाने तक पहुंच गए। राजकुमारी भानुकला मौका पाकर उस कोठरी में छिप गई थी, लेकिन चंद्र और सिपाहियों के बीच घमासान लड़ाई होने के बाद चंद्र को बंदी बना लिया गया था। सिपाही घर में हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। चंद्र, राजकुमारी जी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें काफी वक्त पहले ही छोड़ दिया था। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया, राजा तुझे इसके लिए घोर दंड देंगे। मुझे हर दंड मंजूर है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मुझे नहीं पता राजकुमारी कहाँ है। भानुकला वहाँ कोठड़ी में छिपी हुई अपने और अपने बच्चे की जान बचा रही थी। वहीं चंद्र को बंदी बनाकर राजा अंगराज के सामने ले जाया जाता है। मेरी पुत्री कहाँ है? मैं तुम दोनों को साथ में ही ऐसी सजा दूंगा कि आने वाले 100 सालों तक दुनिया याद रखे। लेकिन मेरे मरने के बाद भी प्यार तो अमर रहता है महाराज। आप हमारे प्यार को कैसे खत्म करेंगे? अब मरने के बाद देखते हैं कि ये प्यार कितने सालों तक चलता है। महाराज, चंद्र के लिए क्या सजा है? इसे दीवार में चिनवा दिया जाए, वो भी जिंदा, ताकि ये तड़प तड़प कर मरे और दोबारा कोई प्यार ना कर सके। महाराज, हमने सिर्फ प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है।
मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी कि तू मेरी पुत्री को देखे, इसीलिए इसकी दोनों आंखों में कील डाल दी जाए। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे प्यार करने की ऐसी सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। कदापि नहीं। ये सजा तुम्हें मरने के बाद भी याद रहेगी और तुम्हें प्यार से नफरत हो जाएगी। खून के आंसू रोएगा तू। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अंगराज गुस्से की आग में चंद्र की एक नहीं सुनता और उसकी आंखों में कील डालकर जिंदा ही एक दीवार में चिनवा देता है और उस दीवार को पर्दे से ढक दिया जाता है। वहीं राजा अंगराज जगह जगह अपनी पुत्री भानुकला को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उस दिन के बाद से चंद्र की आत्मा इस महल में भटकती है और उसे प्यार करने वालों से नफरत है, क्योंकि उसे प्यार करने की ऐसी भयानक सजा मिली थी। तो अब हम क्या करें बाबा, कैसे बचें? कुछ नहीं हो सकता। या तो तुम्हें इस महल में ही मरना होगा, नहीं तो जहां भी जाओगे वो साया तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। लेकिन दूसरा साया किसका है जो हर्षित के पीछे था? ये छोड़ो बाबा जी, अब हम क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा, बताइए ना। उपाय तो है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर कोई उपाय करते करते ही मरा है। लेकिन आप हमें बताइए, हम कोशिश तो करेंगे, वरना मौत तो होनी ही है। हाँ बाबा जी, मैंने भी वो उपाय करने की कोशिश की थी। लेकिन आप तो जिंदा है ना बाबा जी? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं जिंदा हूँ? और तभी अचानक महल का दरवाजा खुल जाता है और वो चारों फिर से चौंक जाते हैं। आखिर महल का दरवाजा किसने खोला था? कौन था दरवाजे पर? और क्या वो चारों उस साये से पीछा छुड़वाने के लिए वो उपाय भी कर पाएंगे या नहीं? दरवाजे पर हर्षद की माँ रानी पोटली पकड़े हुए खड़ी थी और वो माली अभी तक जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन इसमें भी एक राज छुपा था। मम्मी, आप यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। देख लिया ना कि क्या हश्र हुआ है। मम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? मुझे बाबा जी ने सब बता दिया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आंटी जी, ये सब प्लान मेरा ही था, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था इस महल की ये कहानी है, वो तो इस माली बाबा ने बताया सब। कौन माली बाबा? ये यही तो खड़े हैं, हंस रहे हैं। पर यहाँ तो तुम चारों के अलावा कोई और नहीं है। मुझे यहाँ कोई माली बाबा नहीं दिख रहे। ये सुनकर वो चारों घबरा जाते हैं और तभी वो माली अचानक गायब हो जाता है। असल में वो माली नहीं, एक आत्मा थी। इसका मतलब वो माली भी मर चुका है। हम उसकी आत्मा से बात कर रहे थे। हाँ मम्मी, अब क्या करें? और आप ये पोटली क्यों लेकर आई हैं यहाँ? क्योंकि इसी पोटली को खोलने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं मम्मी, आप भी तो मुझे पूरी बात नहीं बताती। तभी महल में तेज हवाएं चलने लगती है और डरावनी चीखों की आवाज आने लगती है। ये क्या हो रहा है? आंटी जी कुछ कीजिए ना, बाबा ने कोई उपाय बताया होगा। तभी अचानक महल के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगते हैं और महल में हर तरफ सफेद धुआं निकलने लगता है। ये अचानक से महल में धुआं कैसे आने लगा? मुझे लगता है कि वो उसी बुरे साये की आने की निशानी है। देखो, महल का दरवाजा खुला है, जल्दी से बाहर भागते हैं। सभी दरवाजे के पास भागने लगते हैं। तभी दरवाजे पर आग लग जाती है और फिर से महल में हंसने की भयानक आवाजें आने लगती है। वहीं सीढ़ियों के ऊपर उन्हें वो बड़ा साया दिखाई पड़ता है। देखो, ये वही साया है जो पहले गलियारे में देखा था। कितना बड़ा है! ये तो मेरे पिताजी का साया है। तभी वो साया हर्षित के पास आता है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, पिताजी छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा है, बचाओ! आह! हर्षित नहीं! तभी अचानक से वो साया गायब हो जाता है और हर्षित जमीन पर गिर जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही हर्षित के पीछे दूसरा छोटा साया उमड़ने लगता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, इससे गलती हो गई माँ, इसे माफ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। रानी की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मम्मी, क्या कह रही हो आप माँ क्यों कह रही हो? हाँ बेटा, ये मेरी माँ ही है, भानुकला। क्या? लेकिन मैं क्यों नहीं देख पाता इस साये को?
ये हमेशा तेरे पीछे रहता है। बेटा, ये साया तेरी नानी भानुकला का है। भानुकला आपकी माँ थी? हाँ, और ये सब सामान मेरे पिताजी ने ही भेंट स्वरूप मेरी माँ को दिया था। लेकिन मेरे पिताजी की दर्दनाक मौत के बाद उनकी रूह इस महल में भटकने लगी, लेकिन माँ उनके लिए कभी वापस नहीं आई। और वहीं कुछ समय बाद मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी का साया मेरी माँ को परेशान करता था और एक दिन मेरी माँ की भी मौत हो गई। लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मुझे ये सामान पवित्र उपाय करके बांध कर रखना होगा। अगर किसी ने भी सामान खोला तो वो साया फिर से तड़प उठेगा। और हर्षित, ये काम तूने कर दिया। लेकिन मम्मी, मुझे नहीं पता था। अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम इन सब से छुटकारा कैसे पाएंगे? तभी वो साया हर्षित के शरीर में प्रवेश कर जाता है। हर्षित की आवाज के साथ एक औरत की आवाज आने लग जाती है। ये अच्छा नहीं किया हर्षित ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। माफ कर दो माँ, मेरे बेटे को माफ कर दो, इसे छोड़ दो। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। लगता है कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। तभी हर्षित भागते हुए ऊपर जाने लगता है और वो उस कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ आग लगी थी। सभी लोग हर्षित के पीछे भागते हैं। ये हर्षित कहाँ जा रहा है? ये साया इसे कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे नहीं पता। हे भगवान, ये तो उसी कमरे की तरफ जा रहा है जहाँ आग लगी थी। वो कमरा तो जलकर खाक हो चुका है। माँ, छोड़ दो मेरे बेटे को, मैं हाथ जोड़ती हूँ माँ। तभी हर्षित उस कमरे में चला जाता है। सब लोग देखते हैं कि वो कमरा कहीं से भी जला हुआ नहीं था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। हिमानी, तुम तो कह रही थी ये कमरा जला हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ जला हुआ था, मैंने और हर्षित ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी हर्षित चिल्लाते हुए दीवार से वो बड़ा सा पर्दा हटा देता है। सब देखते हैं कि पर्दे के पीछे की दीवार बाकी दीवारों से अलग थी और उसमें से खून बह रहा था। इस दीवार से तो खून बह रहा है, ये किसका खून है? मुझे लगता है ये वही दीवार है जहाँ पर चंद्र को चिनवाया गया था। हाँ, वही है। ये दीवार सब दीवारों से अलग है और इसे ढका हुआ था। लेकिन ये हर्षित क्या कर रहा है? तभी हर्षित एकदम से पीछे हटता है और जोर से आकर दीवार में धक्का लगाता है। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, उसे चोट मत पहुंचाओ। आखिर आपकी माँ का साया क्या करवा रहा है हर्षित से? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मेरी माँ ही मेरे बेटे की दुश्मन बन गई है। वो बार बार दीवार में धक्का देता है जिससे दीवार टूट जाती है। उस साये की वजह से हर्षित में बेइंतहा शक्ति आ गई थी। वो जल्दी जल्दी दीवार की मिट्टी खोदने लगता है और तभी उसमें से एक कंकाल निकलता है जिसकी आंखों में अभी तक कीलें गड़ी हुई थी। ये तो मेरे पिता का कंकाल है, उनकी आंखों में ही कीलें डाली गई थी। हाँ आंटी जी, उस माली बाबा के आत्मा ने भी यही बताया था। हर्षित उस कंकाल को बाहर निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी उस कमरे में हर चीज नीचे गिरने लगती है और मशाले भी हवा में उड़ती हुई नीचे गिरती है। ये सब क्या हो रहा है? धरती हिलने लग गई है। लगता है वो साया नाराज हो गया है, महल की दीवारें टूट रही है। माँ, छोड़ दो मेरे बेटे को, आज क्यों इसकी जान लेने पर तुली है? आप भी तो एक माँ ही थी, कुछ तो सोचिए। हमें इस कमरे से निकलना होगा वरना हम जलकर खाक हो जाएंगे। नहीं, मैं मेरे बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। आंटी जी चलिए, आपका बेटा अब आपका बेटा नहीं रहा, उसके अंदर भानुकला की आत्मा है। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी हर्षित को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम दोनों चले जाओ। तभी सागर और याशिका उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे पर आग। ओह शिट, हम फंस गए यहाँ। आज हम भी इस कमरे में जलकर खाक हो जाएंगे। तभी हर्षित रानी के हाथ से वो पोटली लेता है और उसमें से कपड़े निकालकर उन्हें कंकाल पर रख देता है और एक मशाल से उस पर आग लगा देता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जैसे वो कंकाल और कपड़े जलने लगते हैं, महल में भयानक भूतहा आवाजें आने लगती है। तभी तेज झटके के साथ उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वो भयानक बड़ा साया भागते हुए उस आग में कूद जाता है और तभी हर्षित भी बेहोश हो जाता है। हर्षित बेटा, क्या हुआ तुझे? उठ, उठना। आंटी जी देखो, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ हिमानी, वो साया भी जलकर खत्म हो गया। तभी कमरे में सारी आग बुझ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और उसी वक्त वहाँ भानुकला की आत्मा आती है। माँ, मुझे लगा था आप मेरे बेटे की जान ले लेंगी, मैं तो सिर्फ उसकी जान बचा रही थी। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है। और तभी भानुकला की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है और उस कंकाल के साथ वो कपड़े जल जाने से उस भयानक साये का भी नाश हो जाता है। भानुकला हर्षित की जान लेने नहीं बल्कि उसका बचाव करने आई थी। आंटी जी,
मुझे भी यही लगा कि वो साया हर्षित को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। भानुकला ने ही हर्षित की जान बचाई है। अब तक हर्षित को भी होश आ गया था। हर्षित बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ बेटा, चलो सब जल्दी से यहाँ से चलो। तो सब लोग महल से बाहर चले जाते हैं। तभी हर्षित जाते हुए उस बगीचे के अंदर जाकर देखता है जहाँ उन्हें माली दिखाई दिया था। क्या कर रहे हो हर्षित बेटा? माँ, मैं देखना चाहता हूँ कि माली की आत्मा यहाँ क्या कर रही थी। तभी हर्षित देखता है कि वहाँ जमीन में एक कब्र खुदी हुई होती है जिसमें एक कंकाल पड़ा था। ये कंकाल उस माली का ही होगा, वो अपनी ही कब्र में से निकला था। अब चलो जल्दी यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा ऐसी किसी जगह पर गए। खैर, सब लोग वहाँ से सही सलामत और जिंदा वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जिंदगी का एक सबक मिल गया था कि कुछ महल के रहस्य जानलेवा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महल के रहस्य की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।